हेलो, नमस्कार, आदाब सलाम। मैं मिर्ज़ा लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दरबार। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूक्रेन में जारी जंग के बारे में और वहाँ पर हाल ही में यानी कि कल हुए यूरोपीय ममालिक के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दौरे के बारे में। और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दौरों का मतलब क्या है, क्यों यूरोपीय मुल्कों के रहनुमा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों या प्रेसिडेंट हों, यूक्रेन जा रहे हैं और यूक्रेन जंग किस तरफ जा रही है और इस पूरे खेल में अमेरिका का क्या रोल है। क्या वो ये चाहता है कि ये जंग खत्म हो या वो ये चाहता है कि ये जंग लंबी चलती रहे। लेकिन इस पर आने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फौरन आपके कैमरे तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं आज के मौजू की या आज के टॉपिक की। कल यानी कि 16 जून को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्राइम मिनिस्टर मैरियो द्रागी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स, रोमानिया के प्रेसिडेंट क्लॉस ऑनिस, ये चारों लोग ट्रेन के जरिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत यूक्रेन के कैपिटल कीव पहुंचे। इन लोगों के इस दौरे का मकसद वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूरोपीय ममालिक की जानिब से इस जंग में यूरोपीय ममालिक की सपोर्ट को एक मरतबा फिर दोहराना था। अपने मुख्तलिफ बयानात में इन लोगों ने यूक्रेन के लोगों को बहादुर कौम करार दिया और कहा कि जिस तरीके से वो रूसी जारहियत का मुकाबला कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। फ्रांस के एलेसी पैलेस, जो कि वहाँ पे हुकूमत की पूरी सीट ऑफ पावर कहलाई जाती है, उनका कहना था कि ये मीटिंग इस वक्त इसलिए हुई क्योंकि अगले ही हफ्ते यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होनी है और उससे पहले यूरोपीय ममालिक और ख़ास तौर से यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के बाशिंदों को और ख़ास तौर से यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये पैगाम देना चाहते थे कि वो लोग यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल करने के लिए कमिटेड है और उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना ही एक ऐसी वजह थी जिससे नाराज होकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने और मकासद के अलावा इस मकसद को भी सामने रखते हुए कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में क्यों शामिल हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यूरोपियन यूनियन के फौजी और असलहा यूरोप के रास्ते रूस के बहुत करीब पहुंच जाते। इसीलिए रूस शुरू से यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में शमूलियत की मुज़ाहमत कर रहा है या उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ हुकाम का कहना है कि इस दौरे की बाबत कार्रवाई कई हफ्तों से चल रही थी और आखिरकार अगले हफ्ते होने वाले और आज भी यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होने से पहले हमें ये पैगाम देना बहुत ज़रूरी था कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के बाशिंदों के साथ में खड़ा हुआ है और जल्द ही 27 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन भी शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम हकीकत से जायजा लें तो ये सिर्फ एक खेल नजर आ रहा है या एक प्लॉय नजर आ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी अभी भी यूक्रेन की सिर्फ एप्लीकेशन गई है और यूक्रेन को बाज़ाब्ता यूरोपियन यूनियन का एक कमिटेड मुल्क बनने के अंदर सालों साल का अरसा लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मुख्तलिफ शराइत माननी पड़ेंगी, मुख्तलिफ कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद ही यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक पूरा अहम रुकन या एक अहम मेंबर स्टेट बन सकता है और उसके बाद ही वो यूरोपियन यूनियन की मुख्तलिफ स्कीम्स का और उसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि जब से फरवरी में रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई तो कितने आलमी रहनुमा कीव पहुंच चुके हैं। 15 मार्च को पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर, चेकिया के प्राइम मिनिस्टर और स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर कीव पहुंचे थे। उसके बाद 13 अप्रैल को इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड के प्रेसिडेंट्स कीव पहुंचे और यूके के प्रेसिडेंट इसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी कीव जा चुके हैं।
تو جس طریقے سے یہ عالمی اور خاص طور سے مغربی ممالک اور یورپی ممالک کے رہنما کی ایو جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کیا ایک کھیل تماشا چل رہا ہے جسے دیکھنے کے لیے یہ سب پولیٹیکل لیڈرز کی ایو پہنچ رہے ہیں، یا یہ ان کو ایک ولادیمیر زیلنسکی کو صرف ایک تھپکی دینے کے برابر ہے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم لڑتے رہو، اپنے باشندوں کو ختم کراتے رہو، ان کو روس کے ذریعے ختم کراتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر یوکرین ان سب ممالک سے بہت ناراض نظر آ رہا ہے۔ یوکرین میں ولادیمیر زیلنسکی کے خاص مشیر یا اسپیشل ایڈوائزر اولیکسی ایرستووچ نے جرمن نیوز پیپر بلڈ کو پچھلے ہفتے بتایا کہ جس طریقے سے مغربی ممالک اور خاص طور سے جرمنی نے اس پوری جنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس سے یوکرین کے کاز کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے۔ جرمنی نے ابھی تک کسی بڑے طریقے سے یوکرین کی مدد نہیں کی ہے، جبکہ جرمنی کا کہنا ہے کہ اس نے 8 لاکھ یوکرین مہاجرین یا ریفیوجیز کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہتھیاروں کی سپلائی بھی یوکرین کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم اس کے باوجود ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جس سے کہ یہ لگتا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک سے سخت ناراض ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی اس طریقے سے مدد نہیں کی جس طریقے کا انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے وعدہ کیا تھا۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر یہ رہنما اب ایو جا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک فوٹو اپارچونٹی ہے، یا وہ ویسٹرن میڈیا کو خاص طور سے بھٹکانے کے لیے ایک اسٹریٹجی کے طور پر یا ایک حکمت عملی کے طور کے اوپر کیو جا رہے ہیں؟ ابھی تک امریکن پریزیڈنٹ کیو نہیں گئے ہیں، لیکن ان کی اہلیہ ان کی بیوی جل بائیڈن مئی کے مہینے میں کیو جا چکی ہیں۔ تو ان سب کے کیو جانے سے آخر حاصل کیا ہو رہا ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اصل کھیل یہ ہے کہ اس کے ذریعے ویسٹرن میڈیا پبلک اوپینین روس کے خلاف قائم کرنے میں اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہو رہا ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید یہ مغربی ممالک یا ویسٹرن نیشنز یوکرین کو پر زور دینا چاہتے ہیں کہ وہ کسی پیس ڈیل کے لیے یا کمپرومائز کے لیے یا نیگوشیشن کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایرستووچ جو کہ ولادیمیر زیلنسکی کے خاص مشیر ہیں، انہوں نے اٹالین پرائم منسٹر ماریو دراگی کی اس تجویز کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ مغربی ممالک خاص طور سے جرمنی، اٹلی ایک ایسی پیس ڈیل کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ سب سے زیادہ بے عزتی یا سب سے زیادہ نقصان یوکرین کا ہو، اور اس میں ویسٹرن نیشنز اور خاص طور سے امریکہ ایک فتح یاب ممالک کی طرح نظر آئے، جبکہ اصل فتح ولادیمیر پوتن کی ہوگی، جو کہ ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں۔ ماریو دراگی نے اپنے بیان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یا اسے مزید ایکسپلین کرتے ہوئے کہا کہ اٹلی کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو پورے ویسٹرن نیشنز یا یورپ کے مختلف ممالک کے عوام کو جس طریقے سے مصیبتیں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسے ختم کرنے کا واحد راستہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے، لیکن ہمیں یہاں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ جنگ کسی ایسے طریقے سے ختم نہ ہو جس سے کہ یوکرین کی سبکی ہو یا اس کی پریسٹیج کو کوئی لاس پہنچے، بلکہ یوکرین کو ایک فتح یاب ملک کی طرح اس پیس ڈیل کے لیے نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ویسٹرن ممالک سب اس کے پیچھے تیار کھڑے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس پورے کھیل میں امریکہ کی طرف سے اب تک کیا ہوا ہے۔ بدھ یعنی 15 جون کو امریکی صدر نے اپنے ایک بیان میں یہ اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو مزید 1 بلین یا 1 ارب ڈالر کے ہتھیار مہیا کرائے گا، اور اس کے اندر ایسے راکٹس ہوں گے اور ہاوٹزر گنز کی ایسی سپلائیز ہوں گی جس سے کہ وہ اپنی حفاظت بقدر بہترین سے کر سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے جو چیز اس وقت سب سے زیادہ تشویشناک یا کاز آف کنسرن ہے، وہ ہے امریکہ میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے
तब से आलमी मंडियों में तेल की सप्लाई बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है और इस वक्त अमेरिका में तेल फी बैरल की कीमत $120 के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि गुज़िश्ता 5-6 महीनों में इसमें तकरीबन $4.75 का इजाफा हुआ है और ये इजाफा बकौल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बहुत बड़ा इजाफा है और इसे अमेरिका के कंज्यूमर्स या अमेरिका का आम शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यानी कि पूरे खेल में आप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के शहरियों की, अमेरिका के सिटीजन्स की हिफाजत और उनके कमर्शियल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है कि सिर्फ फरवरी के महीने में ही मुख्तलिफ यूरोपियन नेशंस ने रूस से उसके टोटल क्रूड पेट्रोलियम का 61 यानी कि 61% माल खरीद लिया था, जो कि उनकी रिफाइनरीज में जमा है। लेकिन अब हो ये रहा है कि अमेरिका की रिफाइनरीज उस तेल को रिफाइन करके महंगे दामों के ऊपर मार्केट में लेकर आ रही हैं और इससे उनके मुनाफे में 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिकन ऑयल कंपनीज के इस इक़दाम से बहुत सख्त नाराज है। उन्होंने 2 दिन पहले अपने एक खत में इन ऑयल कंपनीज में, जिसमें कि मैराथन पेट्रोलियम, वेलेरो एनर्जी, एक्सन, फिलिप्स 66, शेवरॉन, बीपी और शेल जैसी बड़ी मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी शामिल हैं, उनसे कहा है कि उनको किसी भी तरीके से प्राइस कंट्रोल करने के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो हर तरीके से जो तेल इस वक्त आलमी मंडियों से वो खरीद रहे हैं उसको रिफाइन करें, लेकिन उस तेल को जिस कीमत पर वो आम आदमी के लिए मार्केट में लेकर आ रहे हैं उसको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगा और इसीलिए उन्होंने यूएस के पेट्रोलियम सेक्रेटरी से कहा है कि वो इन कंपनियों के खिलाफ तहकीकात शुरू करें कि आखिरकार वो इतने ज़्यादा बड़े प्रॉफिट पर तेल क्यों बेच रही हैं। अब ये सब बातें जो हो रही हैं वो हमें एक दूसरी तरफ भी ले जाती हैं कि क्या ये सब चीज़ें इसलिए अमल में लाई जा रही है कि ये जंग जो पिछले 6 महीने से जारी है उसे जल्द से जल्द ख़त्म कराया जा सके या इसे और तवील किया जा सके, क्योंकि दोनों ही सूरतों में चाहे ये जंग फौरन ख़त्म हो जाए या ये जंग तवील चले, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का है। अगर जंग जल्द ख़त्म हो जाती है तो फिर वो अपने आप को यूरोप का मुहाफ़िज़ करार देने में कामयाब हो जाएंगे और अमेरिका एक मरतबा फिर सुपर पावर बनकर दुनिया के सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि 2 दिन कबल ही व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान होने वाले बातचीत में शी जिनपिंग ने कहा कि वो दोनों मुल्कों यानी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस जंग को ख़त्म कराने के लिए कोई भी करामत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। यानी कि व्लादिमीर पुतिन भी एक तरीके से ये चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि रूस का जो अल्टीमेट एम था वो उसने एक तरीके से अब तक पा लिया है और अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चलती है तब भी इसमें अमेरिका का फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि इसके ज़रिए उसके हथियारों की सप्लाई और फ़रोख्त ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और वेस्टर्न नेशंस और दूसरे नेशंस का आर्म्स एंड आर्मामेंट्स के लिए उस पर इन्हिसार बढ़ता जाएगा। तो सूरत हाल चाहे जैसी भी उभर कर सामने आए, चाहे जंग ख़त्म हो या ना हो, चाहे जंग ख़त्म हो जाए, दोनों ही सूरतों में फ़ायदा अमेरिका का नज़र आता है, किसी आम शहरी का या किसी आम यूरोपियन नेशन का या किसी आम यूरोपीय बाशिंदे का उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। ये सिर्फ रूस और अमेरिका की लड़ाई के अंदर अमेरिका का फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने कमेंट से और अपनी राय से ज़रूर नवाजा करें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।